हेलो गाइस, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो कि फोर्थ चैप्टर है उसका हमने सेकंड पार्ट किया था और आज हम जो करने वाले हैं वो हमारे पास होगा पार्ट 3। ठीक है। सो यह फोर्थ चैप्टर का जो पार्ट 3 है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो सेकंड पार्ट किया था तो वो हमने कहाँ तक कर लिया था, उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें की थी। सो सेकंड पार्ट में हमने यहाँ पे एनेक्सिटी जो डिसऑर्डर है वो स्टार्ट किया था। ठीक है। सो यहाँ से हमने वो सेकंड पार्ट जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और इसमें हमने पैनिक डिसऑर्डर हो गया, फोबिया हो गया, स्पेसिफिक फोबिया, एग्रोफोबिया, सोशल फोबिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने, जनरलाइज एनेक्सिटी डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर भी हमने डिस्कस कर लिया था। सो यहाँ तक हमने अपना चैप्टर क्या है सेकंड पार्ट में ओवर कर लिया था। सो फोर्थ चैप्टर है तो इसका यह थर्ड पार्ट है। तो जिसने मीन्स फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो इसी वीडियो में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लें, फिर यह तीसरा पार्ट आप देखना। ठीक है, फिर ही समझ आएगा फोर्थ चैप्टर। सो एनसीईआरटी की बुक चल रही है साइकोलॉजी की, जिसमें हम सीरीज़ वाइज जो भी चैप्टर हैं वो कर रहे हैं। ठीक है। सो आज वीडियो का थर्ड पार्ट है, फोर्थ चैप्टर का थर्ड पार्ट। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर से। सो देख लेते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या किस तरीके का डिसऑर्डर है। तो देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं काय रूप विकार। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं काय रूप विकार। तो ये आप याद रख सकते हो हिंदी में अगर आपकी इच्छा है, अदरवाइज इंग्लिश में याद रखो तो अच्छे तरीके से याद रहेगा, चीज़ें भूल नहीं जाओगे आप अगर इंग्लिश में याद रखोगे तो। सो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में देखो कह रहे हैं, दीज आर कंडीशंस इन विच देयर आर फिजिकली सिम्टम इन द एब्सेंस ऑफ ए फिजिकल डिसीज। तो भाई यह एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी दशा है, ऐसी स्थिति है जो कि जिसमें मीन्स किसी शारीरिक बीमारी के बिना, मीन्स कोई शारीरिक बीमारी नहीं होती। यहाँ पे लिखा है ना एब्सेंस ऑफ द फिजिकल डिसीज, तो फिजिकल डिसीज़ की एब्सेंस होती है, मीन्स कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं होती, लेकिन फिर भी शारीरिक लक्षण क्या हैं, दिखाई पड़ते हैं इस विकार में। और वो कौन कौन सी लक्षण है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं। कह रहे हैं, इन सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर द इंडिविजुअल हैज साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज एंड कंपेन्स ऑफ फिजिकल सिम्टम्स फॉर विच देयर इज़ नो बायोलॉजिकल काज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है, ठीक है, इसमें व्यक्ति को जो भी साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज होती हैं, ठीक है, और वह उन फिजिकल जो सिम्टम होते हैं उनको वह कंप्लेन करता है। इसको डिफ़िकल्टीज़ तो साइकोलॉजिकल वे से होती है, मीन्स माइंड में, अपने मन में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, इसमें मुझे ना समस्या है, लेकिन उसे दिमाग में चलता तो कुछ और है, लेकिन उसे लगता है कि मेरे में फिजिकल तरीके से कोई मीन्स एबिलिटी नहीं है किसी कार्य को करने की, हालांकि फिजिकल तरीके से वो कर सकता है, इसलिए मीन्स वो फिजिकल सिम्टम्स को कंप्लेन करता है जो भी उसको कोई साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ महसूस होती है इसमें। ठीक है। आगे और कह रहे हैं कि जिसका कोई भी देयर इज़ नो बायोलॉजिकल काज, की जिसका कोई भी बायोलॉजिकल रीज़न नहीं होता, मीन्स जैव की रीज़न नहीं होता कि हम इसको बायोलॉजिकल, जैसे कि शारीरिक रूप से कोई बीमारी नहीं होती जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल काज लिखा है ना, इसका मतलब यही है कि शारीरिक रूप से कोई भी बीमारी नहीं होती, लेकिन फिर भी वह फिजिकल सिम्टम्स को कंप्लेन करता है, ब्लेम करता है कि भाई उसको जो भी साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज महसूस होती है, इसका कारण उसे ये लगता है कि भाई उसमें कोई ना कोई शारीरिक लक्षण ही हैं, लेकिन एक्चुअल रूप से वो शारीरिक लक्षणों का कारण कोई शारीरिक बीमारी नहीं होती। सो आगे इसमें कह रहे हैं, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर इंक्लूड पेन डिसऑर्डर, सोमैटिसेशन डिसऑर्डर और कन्वर्जन डिसऑर्डर एंड हाइपोकॉन्ड्रियासिस। तो भाई ये कुछ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में मीन्स जो भी सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है, आगे इसको कुछ इसके टाइप्स दे दिए गए हैं कि कुछ इसमें और विकार हैं जो शामिल होते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट में हमने किया पेन डिसऑर्डर, सेकंड में हम करेंगे सोमैटिसेशन डिसऑर्डर, थर्ड में कन्वर्जन डिसऑर्डर और हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ठीक है, तो ये कुछ हम देखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास देखो यहाँ पे आया है पेन डिसऑर्डर। सो पेन डिसऑर्डर को देख लेते हैं। ये कह रहे हैं, इन्वॉल्व रिपोर्ट्स ऑफ एक्सट्रीम एंड इनकैपेसिटेटिंग पेन एदर विदाउट एनी identifiable biological symptom or greatly in excess of what might be expected to accompany biological symptoms। तो भाई जो कि पेन डिसऑर्डर है, इसको हिंदी में बोलते हैं पीड़ा विकार। तो इसमें व्यक्ति बहुत ही तेज, जो कि जिसको वह सहन नहीं कर पाता, इस तरीके की पीड़ा क्या करता है, महसूस करता है अपनी बॉडी में, तो ये पेन डिसऑर्डर होता है। इसमें मतलब कि इतनी ज़्यादा उसको पेन होता है जो कि उसको लगता है ऐसे है कि उसको कोई ना कोई शारीरिक बीमारी है, बट यह पेन उसके माइंड से ही उसको मीन्स ये चीज़ महसूस होती है कि उसको पेन हो रहा है, हालांकि कोई वहाँ पे शारीरिक बीमारी नहीं होती। तो यही चीज़ इसमें लिखी है कि व्यक्ति बहुत ही मतलब कि जो कि असहनीय पेन होता है, जो कि अक्षम करने वाली पीड़ा होती है, बहुत ही तेज होती है, ठीक है, जिसको वह महसूस नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता पीड़ा को, इतना दर्द उसको मीन्स फील होता है। और इसके कोई भी जो कि बायोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो ये इसके कोई भी लक्षण नहीं होते इसमें। ठीक है, और जहाँ मतलब कि हम कह सकते हैं कि जितना कोई
बॉडी में इंजरी होने पर पेन महसूस होता है उससे कहीं ज़्यादा पेन इसमें मीन्स शो होता है, सॉरी इसमें पेन महसूस होता है व्यक्ति को, जिसको ये पेन डिसऑर्डर होता है। सो इसको आगे कह रहे हैं, हाउ पीपल इंटरप्रेट पेन इन्फ्लुएंसेस देयर ओवरऑल एडजस्टमेंट, सम पेन सफर्स कैन लर्न टू यूज़ एक्टिव कॉपिंग। तो भाई ये कहा गया है कि व्यक्ति जो कि यह एक ऐसा पेन है मीन्स जो कि व्यक्ति के पूरे एडजस्टमेंट को, जो भी उसका समायोजन होता है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, मीन्स यह एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि व्यक्ति के पूरे एडजस्टमेंट को, पूरी उसकी जो भी लाइफ है उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसमें आगे कह रहे हैं कि सम पेन सफर्स कैन लर्न टू यूज़ एक्टिव कॉपिंग। तो भाई इसमें कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि जिनको मीन्स यह पेन होता है, यह डिसऑर्डर होता है, तो वह मीन्स इसी डिसऑर्डर में अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, तो वह अपने आप को एक्टिव रखते हैं। तो यही चीज़ लिखी है, सम पेन सफर्स कैन लर्न टू यूज़ एक्टिव कॉपिंग, कि भाई कुछ तो इसको क्या करते हैं कि इसमें इस पेन को जो भी इस पेन से सफ़र है उसको सीख लेते हैं कि भाई ये हमें हो गई होगा, और उसमें वह एक्टिव रहते हैं, अपने आप को कार्यों में लगाए रखते हैं। मीन्स जो कि पेन है तो इसमें कह रहे हैं रिमेनिंग एक्टिव एंड इग्नोरिंग द पेन, तो इसमें जो भी वह अपने आप को एक्टिव रखते हैं किसी न किसी कार्य में और पेन को इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो वो तो मीन्स ईजिली तरीके से समायोजन कर लेते हैं, लेकिन जो इसको मीन्स फेस नहीं करते इस चीज़ को, ठीक है, तो उनके लिए समाज में रहना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो कह रहे हैं अदर इंगेज इन पैसिव कॉपिंग विच लीड्स टू रिड्यूस एक्टिविटी एंड सोशल विड्रॉल। तो भाई जो कि दूसरे हैं जो इस पेन को महसूस करने के बाद भी मीन्स इसमें एडजस्ट नहीं करते, अपने आप को नहीं डालते, इस पेन को इग्नोर नहीं करते, तो फिर वो क्या है कि उनमें जो एक्टिविटी करने की क्षमता है वो रिड्यूस हो जाती है और वह समाज से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें पेन डिसऑर्डर में पाई जाती है। ठीक है, सो इसको मैं अब ईजिली तरीके से थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें हमने पढ़ा कि पेन डिसऑर्डर में कि भाई इसमें एक तरीके का ऐसा पेन होता है जो कि जितना कि बॉडी में इंजरी हुई होती है तो उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं पेन होता है, लेकिन बॉडी में कोई भी बीमारी या इंजरी नहीं होती, जस्ट एक तरीके का माइंड से उसको पता चलता है कि मुझे कहीं ना कहीं पेन हो रहा है। ठीक है, तो वह सहन न करने वाला पेन होता है जिसको हम असहनीय पेन कह सकते हैं, असहनीय दर्द कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसको कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं होती। ठीक है, तो यह विकार उसके पूरे समायोजन को प्रभावित करता है, लेकिन जो इस पेन को फेस करना सीख रहे होते हैं या सीख जाते हैं तो वो ईजिली तरीके से जो भी अपनी एक्टिविटी है वो जारी रखते हैं। ठीक है, और इस पेन को इग्नोर करते हैं, और जो नहीं सीख पाते, ठीक है, वो फिर आगे अपनी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं और सोशल से विथड्रॉ हो जाते हैं। क्लियर है, तो ये हमारे पास अब फर्स्ट हो गया पेन डिसऑर्डर जो कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में हमने पढ़ा। सेकंड हमारे पास कह रहे हैं सोमैटिसेशन डिसऑर्डर। सो सोमैटिसेशन डिसऑर्डर में हमारे पास क्या है, देखो जहाँ से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो अब आपने इतनी सी बात याद रखनी है कि पेन डिसऑर्डर में क्या हो रहा है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में हमने कौन कौन से टाइप पढ़े। ठीक है, तो अब मैंने आपको फर्स्ट टाइप बता दिया, सेकंड हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। क्लियर है, सो सोमैटिसेशन डिसऑर्डर कह रहे हैं मल्टीपल एंड रेकुरेंट और क्रोनिक बॉडीली कंप्लेंट्स, दीज कंप्लेंट्स आर लाइकली टू बी प्रेजेंटेड इन ए ड्रामेटिक एंड एग्जीगरेटेड वे। तो वही जो कि सोमैटिसेशन डिसऑर्डर होता है, तो इसमें व्यक्ति में या जो भी विकार वाला व्यक्ति है, जो भी रोगी है, तो उसको मीन्स कई प्रकार की और बार बार घटित होने वाली या लंबे समय तक चलने वाली जो कि उसको शारीरिक बीमारियां हैं ना, उसका आभास होता है इसमें। ठीक है, तो लेकिन वह बीमारियां होती नहीं, उसको जस्ट लगता है कि उसके बॉडी में कोई ना कोई कंप्लेंट्स पाई गई हैं, मीन्स पाई जा रही हैं, जहाँ उसमें कंप्लेंट्स हैं, उसके बॉडी में कोई ना कोई विकार है। तो इसमें सोमैटिसेशन डिसऑर्डर में व्यक्ति को लगता है, सिंपल सी बात है कि व्यक्ति को लगता है कि लंबे समय से उसकी बॉडी में कोई ना कोई विकार है, हालांकि विकार होता नहीं है, जस्ट माइंड से उसको लग रहा है जी। ठीक है, और इसमें फिर वो क्या करता है, देखो ड्रामेटिक एंड एग्जीगरेटेड वे, तो फिर वह इस जो भी बीमारी उसे लग रही है कि है, तो उसको नाटकीय तरीके से या बढ़ा चढ़ा कर क्या करता है, प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है दूसरों के सामने। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कॉमन कंप्लेंट्स आर हेड है कि भाई उसको बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है। ठीक है, फैटिस कि भाई वह क्या है, थकान महसूस करता है। ठीक है, उसका जो हार्ट है, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से धड़कता है, जहाँ उसका हार्ट की रेट है मीन्स उसमें उसको लगता है कि कमी है या ज़्यादा है। ठीक है, उसको लगता है कि उसको कोई दौरा पड़ेगा बेहोशी का। ठीक है, वह उसे लगता है कि वह उल्टियाँ करता है। क्लियर है, उसे लगता है कि उसे एलर्जी है। तो ये कुछ सिम्टम्स मीन्स उसको अपनी बॉडी में मीन्स लगते हैं कि ये लंबे समय से चल रहे हैं उसकी बॉडी में। हालांकि हमने ये चीज़ पढ़ी है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में कि उसको शारीरिक बीमारी नहीं होती, ये जस्ट मनोवैज्ञानिक डिफिकल्टीज़ हैं, मनोवैज्ञानिक विकार हैं। मीन्स मन में उसे लगता है कि ये चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें होती नहीं है, तो जस्ट इसको इग्नोर करना चाहिए इन सारी चीज़ों को। ठीक है, आगे हमारे पास
इसमें कह रहे हैं कि पेशेंट विद दिस डिसऑर्डर बिलीव दैट दे आर सिक, प्रोवाइड लॉन्ग एंड डिटेल हिस्ट्री ऑफ देयर इलनेस एंड टेक लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन। तो भाई इस जो कि व्यक्ति होते हैं इस बीमारी वाले, तो उसे लगता है कि वह लंबे समय तक बीमार हैं और अपनी बीमारी का दूसरों के सामने वह लंबा लंबा क्या करते हैं, ब्यौरा देते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में वह क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये था सोमैटिसेशन डिसऑर्डर। तो इसको मैं थोड़ा सा ईजिली तरीके से बता देता हूँ। इसमें हमने क्या पढ़ा कि व्यक्ति अपने आप को लंबे समय तक जहाँ बार बार होने वाली शारीरिक बीमारी में शो करता है अपने आप को कि वह उसे कोई ना कोई बीमारी है, ठीक है। तो उस बीमारी के जो एग्जाम्पल हैं हमने पढ़ लिए हैं, जैसे कि उसको लगता है कि उसे सर दर्द है, उसे थकान है, उसकी जो कि हार्ट रेट है वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसको बेहोशी का दौरा पड़ सकता है, ठीक है, उल्टी आ रही है, उसे एलर्जी है, मीन्स दूसरों के सामने ये सारी चीज़ें शो करता है और उसे लगता है कि वह बहुत ज़्यादा बीमार हुआ पड़ा है। अपने आप को वह नाटकीय अंदाज में अपने आप को वह ड्रामा करके दूसरों के सामने अपने आप को ज़्यादा बीमार शो करता है, ठीक है, और वह बहुत ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ वगैरह लेता है, ठीक है, सोमैटिसेशन डिसऑर्डर में। सो ये हमारे पास सेकंड डिसऑर्डर हो गया। थर्ड हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है कन्वर्जन डिसऑर्डर, क्लियर है। तो ये हम सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर कर रहे थे जिसमें हमने पेन डिसऑर्डर कर लिया, सोमैटिसेशन डिसऑर्डर कर लिया, और थर्ड हमारे पास आया कन्वर्जन डिसऑर्डर। सो इसमें कह रहे हैं द सिम्टम्स ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर आर द रिपोर्टेड लॉस ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ सम बेसिक बॉडी फंक्शंस, जैसे कि पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, डीफनेस एंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग आर जनरली अमंग द सिम्टम रिपोर्टेड। तो भाई जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है, तो इसमें देखो, इसमें व्यक्ति को लगता है कि उसकी बॉडी में कुछ न कुछ हानि हो गई है या क्षति हो गई है, जिसके चलते वह कुछ न कुछ कर नहीं सकता। मीन्स उसे ऐसा लगता है कि उसकी जहाँ तो पूरी बॉडी या बॉडी के कुछ जो पार्ट होते हैं उसमें कुछ न कुछ लॉस हो गया है, उसमें कुछ न कुछ क्षति हो गई है, ठीक है, या कुछ विकार आ गया है। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर में व्यक्ति को इस तरीके का महसूस होता है कि वह पैरालिसिस हो गया, वह अंधा हो गया, वह बहरा हो गया, उसको चलने में कठिनाई हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो व्यक्ति को मीन्स लगते हैं कि उसकी बॉडी में ये सिम्टम्स आ गए हैं, ठीक है। ये अचानक से ही उत्पन्न होते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर में, ठीक है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हाइपोकॉन्ड्रियासिस डिसऑर्डर, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस इज ए डायग्नोज्ड इफ ए पर्सन हैज़ परसिस्टेंट बिलीव दैट शी और ही हैज़ ए सीरियस इलनेस। तो भाई इसको डायग्नोज तब किया जाता है जब पेशेंट को यह लगता है कि जब पेशेंट में मीन्स कोई भी शारीरिक उसको पेशेंट को यह लगता है कि वह बहुत ही ज़्यादा शारीरिक रूप से वह बहुत ही सीरियसली तरीके से बीमार है। डेस्पिट मेडिकल रिश्योरेंस, लैक ऑफ फिजिकल फाइंडिंग्स एंड फेलियर टू डेवलप द डिसीज़। हालांकि उसमें कोई भी शारीरिक लक्षण नहीं पाए जाते, जहाँ उसमें कोई भी इलाज करने की कोई भी चीज़ नहीं होती कि किसी चीज़ का इलाज हो, और उसमें कोई भी बीमारी नहीं होती, लेकिन फिर भी रोगी को इसका विश्वास होता है कि वह बहुत ही ज़्यादा सीरियस बीमारी से ग्रसित है, ठीक है। इसमें आगे कह रहे हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस हैव एन ऑब्सेसिव preoccupations and concern with the condition of their bodily organs and they continually worry about their health। तो इसमें जो व्यक्ति होता है या रोगी होता है उसको यह लगता है कि उसको जो कि शारीरिक उसके अंग है, ठीक है, तो उसकी स्थिति के बारे में अपने माइंड में ही कुछ ना कुछ चीज़ें बना लेता है कि उसके अंगों में कोई ना कोई बीमारी बैठ गई है या वह सीरियसली तरीके से बीमार है, ठीक है। तो वह इसी चीज़ों में ध्यान मगन रखता है अपने आप को और उसे चिंता बनी रहती है, तथा जो भी उसका स्वास्थ्य है अपने हेल्थ के लिए वह पूरे तरीके से वरी रहता है, ठीक है, उसे चिंता बनी रहती है अपने हेल्थ के लिए। तो ये हमारे पास है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। सो गाइज यहाँ पे हमने एक टॉपिक डिस्कस कर दिया सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का। सो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में हमने चार चीज़ें पढ़ी, जो कि हमारे पास फर्स्ट है पेन डिसऑर्डर, सेकंड है सोमैटिसेशन डिसऑर्डर, थर्ड हमने किया था यहाँ पे कन्वर्जन डिसऑर्डर, और फोर्थ हमने किया यहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ठीक है। सो ये चारों आपने याद रखना है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में आता है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जिसमें कोई शारीरिक बीमारी नहीं होती, लेकिन इसके लक्षण ऐसे होते हैं जैसे कोई शारीरिक बीमारी से संबंधित हो, परंतु शारीरिक बीमारी नहीं होती। इसमें जस्ट व्यक्ति में केवल मानसिक रूप से कुछ उसको कठिनाइयाँ परेशानियाँ होती हैं और वह अपना फिर जो ब्लेम होता है वह शारीरिक लक्षणों को करता है, ठीक है। होती तो उसे मानसिक परेशानियां हैं, लेकिन उसे लगता है कि उसको शारीरिक रूप से कोई ना कोई कठिनाई है, तो वह शारीरिक लक्षणों को ब्लेम करता है, ठीक है। उसका कोई जैविकीय या बायोलॉजिकल रीज़न नहीं होता या शारीरिक बीमारी उसका कोई कारण नहीं होता। बेसिकली इसमें मेंटली रूप से व्यक्ति ज़्यादा बीमार शो करता है अपने आप को। सो इसमें हमने जितने भी पढ़े सारे इसी तरीके के थे कि भाई उसको शारीरिक बीमारी होती है, लेकिन एक्चुअल तरीके से शारीरिक बीमार नहीं होता, मेंटली तरीके से उसका शरीर बीमार होता है, ठीक है। सो उसको कहीं ना कहीं पेन डिसऑर्डर में पेन महसूस होता है बहुत ज़्यादा, सोमैटिसेशन डिसऑर्डर में
उसे मीन्स अपने आप को नाटकीय तरीके से ज़्यादा ड्रामे करता है दूसरों के सामने और बढ़ा चढ़ा करके बीमार शो करता है, ठीक है। तो यह सोमैटिसेशन डिसऑर्डर है। कन्वर्जन डिसऑर्डर में उसे एकदम से ही ऐसे लगता है कि उसके शरीर के कुछ भागों में क्षति हो गई है, वह अंधा, जहाँ उसे अंधापन आ गया, जहाँ वह बहरा हो गया है, ठीक है। सो जहाँ उसको चलने में कठिनाई हो गई है, वह लंगड़ा हो गया है, तो उसे ऐसी चीज़ें लगती हैं, ठीक है, कन्वर्जन डिसऑर्डर में। सो ये कुछ विकार थे। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आया है वह है डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर, ठीक है। डिसएसोसिएटिव, देखो इसको ईजिली तरीके से पहले हम इस वर्ड को समझेंगे। एसोसिएशन का मतलब होता है जब दो चीज़ें आपस में जुड़ती है, और डिसएसोसिएटिव मीन्स जब दो चीज़ें आपस में टूट रही हैं, क्लियर है। सो यही चीज़ इसमें कुछ ना कुछ होने वाली है कि इसमें जो दो चीज़ें होगी वह टूटेगी, उनमें कोई ना कोई जो कनेक्शन होता है, ठीक है, वह अलग होगा कनेक्शन, ठीक है, वह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो पढ़ने पे हमें क्या मिलता है कि जहाँ पे कह रहे हैं दिस एसोसिएशन कैन बी व्यूड एज ए सीक्वेंस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़ एंड इमोशंस। तो वही चीज़ हमारे पास सामने आ गई कि जो कि आइडियाज़ और इमोशंस होते हैं, तो इनके बीच जो कनेक्शन होता है उसका विच्छेद हो जाता है, वह मीन्स अलग अलग हो जाते हैं। सो विचारों और संवेगों के बीच मीन्स आइडियाज़ और इमोशंस के बीच जो समायोजन होता है, जो उनके बीच एडजस्टमेंट होती है, ठीक है, जो उनके बीच कनेक्शन होता है उसका विच्छेद हो जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं, डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो इसको हिंदी में विच्छेदी विकार बोलते हैं, विच्छेदी विकार, ठीक है। तो ये आप हिंदी में याद रख सकते हो। आगे कह रहे हैं दिस एसोसिएशन इन्वॉल्व्स फीलिंग्स ऑफ अनरियलिटी, एस्ट्रेंजमेंट, डीपर्सनलाइजेशन एंड समटाइम्स द लॉस और शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी। तो वही जो दिस एसोसिएशन एक तरीके की इसमें ऐसी फीलिंग्स आती है व्यक्ति को, ठीक है, ऐसी भावना आती है कि उसे अनरियल लगती हैं चीज़ें, उसे मीन्स रियलिटी को वह भूल जाता है, ठीक है। वह दूसरों से ज़्यादा रूठता है, मनमुटाव में रहता है, ठीक है। वह जो अपनी पर्सनैलिटी है उसको मीन्स खो देता है, ठीक है। सो उसका जो व्यक्तित्व है वह लोप हो जाता है, और उसको लगता है कि उसकी आइडेंटिटी में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गए हैं, ठीक है। तो उसे लगता है कि उसने जहाँ तो आइडेंटिटी अपनी चेंज कर दी है, जहाँ उसको लॉस कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें किससे लगती हैं, किस विकार में लगती हैं, डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर में लगती हैं। तो इसमें याद रखोगे दो चीज़ें अलग हो रही हैं, इमोशंस और आइडिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इमोशंस और आइडियाज जब अलग होते हैं, ठीक है, तो उस विकार को डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो आगे कह रहे हैं सडन टेम्परेरी अल्ट्रेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस दैट ब्रॉट आउट पेनफुल एक्सपीरियंस आर अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो भाई विच्छेदी विकार की इसमें जो मुख्य विशेषता क्या होती है, इसमें व्यक्ति का जो कॉन्शियस होता है, तो कॉन्शियस में उसको अचानक से जहाँ अस्थायी तरीके से उसको जो परिवर्तन होते हैं, तो उस परिवर्तनों के जो एक्सपीरियंस है, उसका जो अनुभव है वो अचानक से रुक जाते हैं इसमें, ठीक है। जो भी उसके एक्सपीरियंस हैं, जो पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं, यहाँ पे पेनफुल एक्सपीरियंस की बात कही गई है, वो अचानक से ब्लॉट आउट हो जाते हैं, वो अचानक से ही रुक जाते हैं, और यही इसकी मुख्य विशेषता है। मीन्स जो भी उसके माइंड में, कॉन्शियस में, व्यक्ति में, ठीक है, कॉन्शियस में जो भी पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं वह अचानक से या अस्थायी तरीके से रुक जाते हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें कह रहे हैं 4 कंडीशंस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, जो कि इसमें हमारे पास 4 कंडीशंस हैं वो शामिल होती हैं, जो कि हैं डिसएसोसिएटिव अमनेसिया, डिसएसोसिएटिव फ्यूग और डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो इसमें एंड लास्ट में डीपर्सनलाइजेशन, ठीक है। सो डीपर्सनलाइजेशन, तो ये हमारे पास 4 चीज़ें आएगी, ये आपको याद रखनी है। डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर में हमारे पास जो कि इसको 4 ग्रुप्स में, इसमें 4 कंडीशनें आती हैं इस ग्रुप में, डिसएसोसिएटिव अमनेसिया, डिसएसोसिएटिव फ्यूग, डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एंड डीपर्सनलाइजेशन, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे याद रखोगे, ये चारों हम पढ़ेंगे, इसके जो भी सेलेंट फीचर है वो सारे हम देख लेते हैं। सो हमारे पास जो डिसएसोसिएटिव अमनेसिया है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या इसमें दिया गया है। तो इसमें कह रहे हैं इज आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव बट सिलेक्टिव मेमोरी लॉस दैट हैज़ नो नॉन ऑर्गेनिक काज, जैसे कि एग्जांपल में दिया है हेड इंजरी। तो भाई जो इसको हिंदी में बोलते हैं डिसएसोसिएटिव अमनेसिया। अमनेसिया में आपको याद रखना है स्मृति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अमनेसिया में आपको याद रखना है इसमें जो हमारी स्मृति है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, मीन्स नष्ट हो जाती है। इसको ईजिली तरीके से आपने इतना याद रखना है। सो इसमें वही चीज़ है कि इसका जो मुख्य करैक्टर है इसमें, ठीक है, तो जो इसमें स्मृति है, जो सिलेक्टिव मेमोरी होती है, वो क्या है, उसको लगता है कि व्यक्ति को उसकी मेमोरी लॉस हो गई है, ठीक है। हैज़ नो नाउन ऑर्गेनिक काज, लेकिन उसका कोई भी ऑर्गेनिक काज नहीं होता, मीन्स उसमें हम कह सकते हैं कि किसी अंग में कोई भी बीमारी नहीं होती या चोट नहीं आई होती, जैसे कि एग्जाम्पल में कहा है कि जैसे कि सर में चोट लगना, तो ऐसा कुछ उसमें नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे नो लिखा है। लॉस दैट हैज़ नो नाउन ऑर्गेनिक काज, मीन्स उसको ऑर्गेनिक काज
जहाँ उसको शारीरिक रूप से उसके सिर में कुछ भी चोट वगैरह नहीं लगती, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि उसकी मेमोरी नष्ट हो चुकी है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं सम पीपल कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट देयर पास्ट, कि भाई जो कुछ लोग होते हैं वह अपने अतीत के बारे में कई बार कुछ भी नहीं याद कर पाते या उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अदर कैन नो लॉन्गर रिकॉल स्पेसिफिक इवेंट, पीपल, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट वाइल देयर मेमोरी फॉर अदर इवेंट रिमेन इंटैक्ट। तो इसमें कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों के साथ जो भी उसकी घटनाएं होती हैं या दूसरों के साथ जो भी लोग होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट किया होता है, जिनके साथ और जो भी कुछ स्थान होते हैं जहाँ कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें याद नहीं कर पाते, लेकिन बल्कि उसकी इसमें ये भी कहा है कि उसकी दूसरी जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनकी बिल्कुल ठीक भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ कही है, वाइल देयर मेमोरी फॉर अदर इवेंट रिमेन इंटैक्ट। कुछ मेमोरी तो उनके माइंड में बनी रहती है, ठीक है, कुछ मेमोरी तो उसको याद रहती है, लेकिन कुछ कह रहे हैं नो लॉन्गर रिकॉल, कुछ मेमोरी को वह रिकॉल ही नहीं कर पाते। जैसे कि लोगों के साथ मिले हुए हैं वो भूल जाते हैं, अपनी इवेंट्स भूल जाते हैं, ठीक है, जगह होती हैं उसको भूल जाते हैं कि वह कहाँ गए थे इस टाइम पे, है ना। तो ये कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें उसको याद भी रह जाती हैं। कह रहे हैं दिस डिसऑर्डर इज ऑफन एसोसिएटेड विद एन ओवर हैमिंग स्ट्रेस। तो जो यह डिसऑर्डर है, यह अक्सर कब हो सकता है या किससे संबंधित होता है, तो जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस को फील करता है, बहुत ही ज़्यादा उसे स्ट्रेस होती है, ठीक है, उसके माइंड पर उसे स्ट्रेस फील होती है, तो उस टाइम पे उसको यह जो विकार है डिसएसोसिएटिव अमनेसिया है उसको हो सकता है। तो होप के डिसएसोसिएटिव अमनेसिया में आपने याद रखना है स्मृति का लोप हो जाना, स्मृति नष्ट हो जाती है, इसमें उसे कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहती, काफ़ी चीज़ें उसको याद रह जाती हैं और काफ़ी चीज़ें वह भूल जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास कह रहे हैं जो सेकंड है डिसएसोसिएटिव फ्यूग। तो इसमें कह रहे हैं हैज़ एज इट्स इसेंशियल फीचर्स एंड अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे फ्रॉम होम एंड वर्क प्लेस, द अजम्पशन ऑफ ए न्यू आइडेंटिटी एंड द इनएबिलिटी टू रिकॉल द प्रीवियस आइडेंटिटी। तो भाई जो इसको हिंदी में बोलते हैं विच्छेदी आत्म विस्मृति, उसको तो जो हमने ऊपर पढ़ा है डिसएसोसिएटिव अमनेसिया, तो डिसएसोसिएटिव अमनेसिया को हिंदी में बोलते हैं स्मृति लोप, और डिसएसोसिएटिव फ्यूग को हिंदी में बोलते हैं आत्म विस्मृति। ठीक है, तो पहले आप अपनी हिंदी में भी इसको नोट कर सकते हो, इंग्लिश में याद रखोगे तो अच्छा होगा। कह रहे हैं कि इसका जो एक मुख्य लक्षण यह है कि व्यक्ति अपने जो कि उसका होम होता है, जहाँ पर वह वर्क करता है, कार्य करता है, ठीक है, तो उसमें उससे उसको क्या है कि जो कि अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल होता है, जहाँ अपनी एक नई पहचान करने की जहाँ एक अवधारणा होती है, जहाँ उसकी पुरानी पहचान होती है, उसको नहीं याद कर पाता। मतलब कि सिंपली सी बात है कि इसमें भी व्यक्ति क्या है भूल जाता है कुछ चीज़ें, जैसे कि वह अपने घर जहाँ जो भी उसका वर्क प्लेस था उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल किया हो, जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, मीन्स अचानक से उसने वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की, लेकिन अचानक से उसे कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ा अपने घर से लेकर के वर्क प्लेस तक, है ना। तो जहाँ हम कह सकते हैं कि एक नई पहचान की अवधारणा हो गई या पुरानी पहचान हो गई, ठीक है, तो उन चीज़ों को वह याद नहीं कर पाता। इसमें कह रहे हैं द फ्यूग अनयूजली एंड द एंड्स व्हेन द पर्सन सडनली वेक्स अप विद नो मेमोरी ऑफ द इवेंट्स दैट अकर्ड ड्यूरिंग द फ्यूग। तो वही जब व्यक्ति अचानक से वेकअप करता है, मीन्स अचानक से जागता है, और उसको जो इस फ्यूग में या आत्म विस्मृति की अवधि में, ठीक है, उसको कुछ जो भी घटित हुआ होता है तो उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। मतलब कि इस सिचुएशन में डिसएसोसिएटिव फ्यूग में जब कोई ना कोई इवेंट होता है, जो भी घटित हुआ होता है इवेंट, तो जब वह जागता है तो उसको उस इवेंट के बारे में नहीं पता होता। तो देखो दोनों चीज़ें वैसे तो सेम ही है, लेकिन इसमें कुछ घटनाएं होती हैं जो कि वह जानता नहीं है, भूल जाता है। मीन्स रात को सोया, सुबह उठा और मीन्स पीछे वाले दिन क्या हुआ था, क्या घटना ऐसी घटी थी जो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड थी, तो उसको वह भूल जाता है। ठीक है, इस बीमारी में या इस डिसऑर्डर में, डिसएसोसिएटिव फ्यूग में। आगे हमारे पास है डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें देखो आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बात कही गई है। आइडेंटिटी आप समझते हो पहचान होती है, तो पढ़ लेते हैं ऑफन रेफर टू एज ए मल्टीपल पर्सनैलिटी। तो सीधी सी बात है, एक तो आपने इसका जो है दूसरा नाम याद रखना है कि डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को मल्टीपल पर्सनैलिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मल्टीपल पर्सनैलिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। हम इसको मल्टीपल पर्सनैलिटी वाला इंसान कह सकते हैं, जिसको यह डिसऑर्डर होता है ना, तो उसको हम मल्टीपल पर्सनैलिटी वाला इंसान कह सकते हैं। तो यही लिखा है कि ऑफन रेफर टू एज ए मल्टीपल पर्सनैलिटी इज द मोस्ट ड्रामेटिक ऑफ द डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो भाई यह जो कि डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर है उसका जो है एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक विकार है, नाटकीय होता है जो उसके लिए। ठीक है, मीन्स इसमें व्यक्ति अलग अलग पर्सनैलिटी शो करता है, ठीक है, अपने अलग अलग जो रूप होते हैं वो शो करता है। इसमें कह रहे हैं इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन ए चाइल्डहुड। इन दिस डिसऑर्डर द पर्सन अज्यूम्स अल्टरनेट पर्सनैलिटीज दैट मे और मे नॉट बी
अवेयर ऑफ ईच अदर। तो भाई इस विकार में क्या है कि जो है अक्सर जो कि चाइल्डहुड होता है ना, सो चाइल्डहुड में जो उसके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, उसके साथ यह रिलेट करता है, उसके साथ यह एसोसिएटेड। तो याद रखना यह चाइल्डहुड में है हमारे पास आइडेंटिटी डिसऑर्डर। उसके बाद कह रहे हैं इन दिस डिसऑर्डर द पर्सन एज्यूम अल्टरनेट पर्सनैलिटी। तो इस डिसऑर्डर में जो व्यक्ति है एक अल्टरनेट पर्सनैलिटी शो करता है, जहाँ एज्यूम करता है, उसकी कल्पना करता है, ठीक है, और जो कि आपस में एक दूसरे के प्रति जो जानकारी रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते, ठीक है। मतलब कि एक ही व्यक्ति होता है तो उसको लगता है कि वह अलग अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन एक व्यक्ति में जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, उसको एक पर्सनैलिटी अलग लगती है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे उसको एक पर्सनैलिटी अलग लगती है। ये मैं थोड़ा सा आपको ड्रा कर देता हूँ, इसमें आपको याद रह जाएंगी चीज़ें। तो ये एक पर्सन है, ये इसकी एक अलग पर्सनैलिटी हो गई, ठीक है, और ये इसकी एक अलग पर्सनैलिटी हो गई। तो अब इस पर्सन को मीन्स अब जो यह पर्सनैलिटी है इसके बारे में जानकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और इसमें भी इस पर्सन को इसके बारे में जानकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यही चीज़ इसमें कही गई है कि इन दिस डिसऑर्डर, आप यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा पढ़ लें कि यही चीज़ कही गई है, इन दिस डिसऑर्डर द पर्सन अज्यूम्स अल्टरनेट पर्सनैलिटी दैट मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ ईच अदर। मीन्स उसकी जो अल्टरनेट पर्सनैलिटी होती है वह उसके बारे में जान भी सकता है या नहीं भी जान सकता, ठीक है। तो इसमें भी देखो वह कुछ ना कुछ भूल रहा है। तो डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी में हमने कुछ भूलने वाली चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ लोप हो रहा है, चीज़ें कुछ ना कुछ नष्ट हो रही है। जैसे कि डिसएसोसिएटिव अमनेसिया में हमने स्मृति को नष्ट किया, डिसएसोसिएटिव फ्यूग में भी हमने एक तरीके की स्मृति को ही नष्ट किया था, लेकिन यह अचानक से जो कुछ चीज़ें याद होती हैं, इवेंट जो होते हैं वो अचानक से भूल जाते हैं। जैसे कि रात को सोए हैं, सुबह उठे हैं और रात वाले इवेंट हम भूल गए हैं, ठीक है। तो डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में मल्टीपल पर्सनैलिटी शो करता है व्यक्ति, जो है मोस्ट ड्रामेटिक माना जाता है डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर का जो डिसऑर्डर है, ठीक है। यह विकार मोस्ट ड्रामेटिक मीन्स इसमें व्यक्ति ड्रामे करता है, और ड्रामे का मतलब है कि अलग अलग पर्सनैलिटी शो करना। तो होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे हमारे पास जो आया है डीपर्सनलाइजेशन, ठीक है। डीपर्सनलाइजेशन में हम देख लेते हैं, कह रहे हैं इन्वॉल्व्स ए ड्रीम लाइक स्टेट इन विच द पर्सन हैज़ ए सेंस ऑफ बीइंग सेपरेटेड बोथ फ्रॉम सेल्फ एंड फ्रॉम रियलिटी। तो भाई जो हमारे पास डीपर्सनलाइजेशन है, तो यह एक सपने जैसी सिचुएशन होती है, सपने जैसी अवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति खुद को और वास्तविकता जो होती है इन दोनों से अपने आप को अलग होने की जो कि एक तरीके का फील है वो आता है इसमें व्यक्ति को। मीन्स वह अपने आप को और जो एक वास्तविकता होती है, रियलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है रियलिटी में खुद और रियलिटी को अपने आप को मीन्स वह क्या करता है, उसको एक सेंस आती है सेपरेट होने की, कि वह सेपरेट हो चुका है, ठीक है। तो ये उसको फील आता है। इसमें कह रहे हैं इन डीपर्सनलाइजेशन में अब जहाँ पे उसने अपनी पर्सनैलिटी को लोप कर दिया है, सीधी सी बात है कि जो रियलिटी है, रियलिटी के साथ जो भी वह जुड़ा हुआ है, अपना सेल्फ है जो उसका, उससे उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। मीन्स अपनी पर्सनैलिटी को ही खत्म कर दिया। देखो कहीं जिसमें हमने पढ़ा कि अलग अलग पर्सनैलिटी शो करता है, वो हमारे लिए आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, जहाँ हमने उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी का नाम दिया था, ठीक है। अब इसमें उसने अपनी मल्टी को लॉस कर दिया, तो यह डीपर्सनलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो। देयर इज अ चेंज ऑफ सेल्फ परसेप्शन एंड द पर्सन सेंस ऑफ रियलिटी इज टेम्परली लॉस्ट और चेंज। तो यहाँ पे देखो व्यक्ति को यही लगता है कि जो भी उसका सेल्फ परसेप्शन है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। जहाँ जो रियलिटी की सेंस है वो उसको लगता है कि टेम्परेरी तरीके से लॉस हो गई है, जहाँ परिवर्तन उसमें आ गया है। तो सीधी सी बात है कि जब उसे लगता है कि उसकी जो पर्सनैलिटी उसमें चेंज आ गया, जहाँ वह उसको भूल चुका है, जहाँ उसकी पर्सनैलिटी खत्म हो गई है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको कौन सा विकार होता है, डीपर्सनलाइजेशन वाला विकार होता है। तो ये हमारे पास जो सेकेंड टॉपिक था डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर, तो ये हमने यहाँ पे ओवर कर लिया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको याद रह जाएँ। डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर, ठीक है, जो कि जिसमें चीज़ें अलग हो रही थी वो हमने किया था। इसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 4 चीज़ें कौन कौन सी मेन पढ़ी है। डिसएसोसिएटिव अमनेसिया पढ़ा जो स्मृति लॉस से संबंधित है। डिसएसोसिएटिव फ्यूग पढ़ा जिसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति को अचानक से रात को सोया है और सुबह जागता है और अचानक से उसको जो कुछ घटनाएं होती हैं वो याद नहीं रहती, ठीक है, वह भूल जाता है। और आइडेंटिटी डिसऑर्डर में हमने पढ़ा कि इसमें व्यक्ति पे ज़्यादा व्यक्तित्व होते हैं, मल्टीपल पर्सनैलिटी होती है। वह मीन्स अलग अलग ड्रामा के रूप में अपने आप को शो करता है। कभी वह किस तरीके का करैक्टर लेकर के आता है, कभी वह किस तरीके का करैक्टर लेकर के आता है, क्लियर है। एंड डीपर्सनलाइजेशन में हमने किया कि वह अपनी पर्सनैलिटी को ही लॉस कर देता है, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे।
आगे जो हमारे पास टॉपिक आएगा मूड डिसऑर्डर आता है, ठीक है। सो इसको हम देख लेते हैं आगे वाला टॉपिक, ये टॉपिक मूड डिसऑर्डर भी पढ़ लेते हैं और ये हमारा लास्ट ही टॉपिक होगा। तो यह हमारा थर्ड पार्ट जहाँ पे ओवर हो जाएगा, फोर्थ पार्ट में आगे इसका प्रोवाइड कर दूंगा। सो मूड डिसऑर्डर क्या कह रहे हैं इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखो मूड का मतलब क्या होता है, सिंपली जो हमारा जो भाव होता है, जो हम फील कर रहे हैं जिस, तो हमारा वो मूड है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारा मूड ऑफ है, तो इट मीन्स जो हम शायद कोई दुखदाई सिचुएशन में होंगे या हमें कोई खुशी नहीं है, मीन्स एक तरीके की होती तो फीलिंग ही है ना। तो मूड डिसऑर्डर में किस तरीके का हम फील कर रहे हैं ये चीज़ें कुछ आएगी। सो मूड डिसऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं भाव दशा विकार। सो हिंदी में आप याद रख सकते हो भाव दशा विकार, ठीक है। सो भाव दशा विकार, तो इसमें कह रहे हैं मूड डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन ए मूड और प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल स्टेट। तो भाई जो कि मूड डिसऑर्डर है यह व्यक्तित्व की यह जो भी इंडिविजुअल है या व्यक्ति है, तो उसको इसमें यह लगता है कि वह लंबे समय से कोई ना कोई इमोशनल जो स्टेट है, जहाँ उसका जो मूड है वह क्या है, उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ गई है। तो ये इसका लक्षण है। सो गाइज आगे कह रहे हैं मोस्ट कॉमन मूड डिसऑर्डर इज़ डिप्रेशन। तो जो कि इसका मेनली जो कि मूड डिसऑर्डर का मेन जो कॉमन फैक्टर है वो डिप्रेशन होता है, कि जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो उसका जो कि उसको यह विकार हो सकता है। विच कवर ए वेराइटी ऑफ नेगेटिव मूड, जिस जो कि नेगेटिव मूड की वेराइटी को कवर करता है, एंड बिहेवियरल चेंज, और जो कि उसके व्यवहारों में चेंज लेकर के आता है। डिप्रेशन कैन रेफर टू ए सिम्टम ऑफ ए डिसऑर्डर। तो जो कि एक डिप्रेशन है जो कि, ठीक है, इसको डिप्रेशन को हम साइकोलॉजी फॉर्म में अगर हिंदी में यूज़ करें तो इसको आप याद रखोगे अवसाद के रूप में। इसको अवसाद बोलते हैं। कई बार हिंदी में आपको ये वर्ड मिले तो ये इसका मतलब सिंपली डिप्रेशन ही होता है, ठीक है। सो जो डिप्रेशन है इसको एक लक्षण या इसको एक हम डिसऑर्डर बोल सकते हैं, यही कहा गया है। आगे कह रहे हैं इन डे टू डे लाइफ वी ऑफन यूज द टर्म डिप्रेशन टू रेफर टू नॉर्मल फीलिंग आफ्टर ए सिग्निफिकेंट लॉस। तो भाई जब हमें कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण क्षति होती है या जो हमारी भावनाएं ठेस पहुंचती है, तो हम सामान्य शब्द में इस डिप्रेशन शब्द का यूज़ कर लेते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, ठीक है। सच एज जैसे कि कुछ ना कैसी सिचुएशन आने पर हमें डिप्रेशन हो सकता है, जैसे कि ब्रेकअप ऑफ रिलेशनशिप है ना, और द फेलियर ऑफ अटेन ए सिग्निफिकेंट गोल हो गया, जब हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते, फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हम डिप्रेशन में चले गए, ठीक है। आगे कह रहे हैं द मेन टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर इंक्लूड। तो भाई जो मूड डिसऑर्डर है इसमें कुछ मेन टाइप्स इंक्लूड हो जाते हैं, वो कौन कौन से हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास देखो फर्स्ट आया है डिप्रेसिव। तो फर्स्ट हमारे पास कुछ डिप्रेशन से रिलेटेड है। सेकंड है मनिया, थर्ड है सेकंड है मैनिक, और थर्ड है हमारे पास बाइपोलर, ठीक है। सो मैनिक को आप मनिया के नाम से भी याद रख सकते हो। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसको मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर से, जिसमें हमने पेन डिसऑर्डर किया, सोमैटिसेशन डिसऑर्डर किया, हमने कन्वर्जन डिसऑर्डर किया था, और हाइपोकॉन्ड्रियासिस डिसऑर्डर किया। उसके बाद हमने डिसएसोसिएटिव पढ़ा, जिसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी। डिसएसोसिएटिव अमनेसिया पढ़ा, डिसएसोसिएटिव फ्यूग पढ़ा, डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर पढ़ा, और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, डीपर्सनलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमने मूड डिसऑर्डर टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें अब हम फिर से इसके कुछ टाइप पढ़ने वाले हैं, क्लियर है। सो मूड डिसऑर्डर कह रहे हैं इज डिफाइंड एज ए पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड एंड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट एक्टिविटीज़ टुगेदर विद अदर सिम्टम्स विच में इंक्लूड चेंज इन बॉडी वेट, कॉन्स्टेंट स्लीप प्रॉब्लम्स, टायर्डनेस, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, एगिटेशंस, ग्रेटली स्लोड बिहेवियर, तो एंड थॉट्स ऑफ डेथ एंड। तो काफ़ी चीज़ें इसमें दी गई हैं कि भाई जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, तो इसमें जो कि यह एक तरीके की डिप्रेशन की ही क्या है पीरियड होता है, यह एक डिप्रेशन का ही पीरियड होता है, जिसमें मीन्स ज़्यादातर जो गतिविधियां होती हैं, जहां इंटरेस्ट होते हैं हमारे, जो एक्टिविटी होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, जहां हमारा जो प्लेजर होता है वो हमारे में नहीं रह जाता। मीन्स जब हम डिप्रेस होते हैं तो हम किन चीज़ों को लॉस कर देते हैं, अपने इंटरेस्ट को, प्लेजर को, और ज़्यादातर जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसको हम लॉस कर देते हैं। ये इसके कुछ लक्षण हैं, ठीक है। और इसमें आगे कहा है कि शरीर में जो हमारी बॉडी होती है तो इसमें कुछ चेंजेस आता है, जैसे कि बॉडी में वेट में चेंजेस आ गया, ठीक है। उसको लगातार जो कि स्लीप से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, सोने से संबंधित प्रॉब्लम्स है, उसको फेस करने को पड़ रही है। वह ज़्यादा थकान महसूस कर रहा है, ठीक है, जो कि अच्छे तरीके से वह सोच नहीं सकता, क्लियरली तरीके से थिंक नहीं कर रहा है, ठीक है। उसको एगिटेशन हो रही है, उसको मीन्स
अपने व्यवहार में उसको कमजोरी नज़र आ रही है कहीं ना कहीं, और जो कि उसकी जो थिंकिंग है वह एक तरीके की, उसे लगता है कि उसमें मृत्यु या आत्महत्या सुसाइड के विचार उसमें आ रहे हैं। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर में ऐसी चीज़ें व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है। अदर सिम्टम इंक्लूड एक्सेसिव गिल्ट और फीलिंग ऑफ वर्थलेस। तो भाई जो कि उसमें कुछ और जो लक्षण है, उसे लगता है कि वह निकम्मा है, या उसमें लगता है कि बहुत ज़्यादा उसमें दोष है। तो ये जो कुछ नेगेटिव थिंकिंग है वो आती है इसमें, ठीक है। तो इतना ही आपने याद रखना है किसको, डिप्रेसिव डिसऑर्डर को, इतना ही बहुत है। डिप्रेसिव हमने पढ़ लिया, आगे हम जो कि हमारे पास मैनिक या मनिया है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास मनिया में क्या कह रहे हैं, अनदर लेस कॉमन मूड डिसऑर्डर इज़ मनिया। तो भाई यह भी एक अनदर डिसऑर्डर है मूड डिसऑर्डर का। तो देखो मूड की बात कर रहे थे, तो इसमें भी कुछ हमारी फीलिंग्स ही आएगी। तो कह रहे हैं पीपल सफरिंग फ्रॉम मनिया बिकम यूफोरिक, एक्सट्रीमली एक्टिव, एक्सेसिव टॉकटिव एंड ईजिली डिस्ट्रैक्टिबल। तो भाई जो कि मनिया ग्रसित लोग होते हैं तो वह ज़्यादा कई बार ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, ज़्यादा प्लेजर महसूस करते हैं, एक्साइटेड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वह यूफोरिक हो सकते हैं, जो कि ज़्यादा एक्साइटेड होता है इंसान वो यूफोरिक हो सकता है, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, या ईजिली तरीके से वह डिस्ट्रक्टिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण दिए गए हैं। सो आगे कह रहे हैं मैनिक एपिसोड्स रियरली अपीयर बाय देमसेल्व्स, दे यूजुअली अल्टरनेट विद द डिप्रेशंस। तो भाई जो कि मैनिक एपिसोड्स है वह लोगों में बहुत ही रेयर दिखाई पड़ती है। दे यूजुअली अल्टरनेट विद द डिप्रेशन मीन्स वह अक्सर जो डिप्रेशन होता है, ठीक है, यह इसी डिप्रेशन में जो भी अल्टरनेट डिप्रेशन होता है ना, इसी के साथ जो मनिया विकार है ये आ सकता है। हालांकि इसमें व्यक्ति खुश हो रहा है या व्यक्ति ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा बातचीत कर रहा है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिबल है ना, तो ये चीज़ें इसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह डिप्रेशन के कारण ही होते हैं, यही इसमें आगे दिया है। Such a mood disorder which both mania and depressions are alternately present is sometimes interrupted by periods of normal mood। तो भाई आगे ये कहा गया है कि इस प्रकार जो भी हमारे पास मूड डिसऑर्डर है, तो उसमें उस मूड डिसऑर्डर में यदि मनिया और डिप्रेशन, ये दोनों देखो कहा गया है बोथ मनिया एंड डिप्रेशन, यदि मनिया और डिप्रेशन दोनों बारी बारी से दोनों अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं, दोनों अल्टरनेटली उपस्थित होते हैं, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति में मीन्स दोनों चीज़ें आती हैं तो इसको मीन्स जो कि बाय पीरियड ऑफ नॉर्मल मूड, तो यह जो नॉर्मल मूड होता है इसमें व्यक्ति का, इसको बोलते हैं बायोपोलर मूड डिसऑर्डर। तो देखो मूड डिसऑर्डर में हमने तीन चीज़ें पढ़नी है। एक तो आपने याद रखना है डिप्रेशन, दूसरा आपने याद रखना है मनिया। डिप्रेशन में हमने पढ़ा कि उसको जो भी खुशी होती है, ठीक है, वो उसे बिल्कुल भी मैं अपनी खुशी को खो देता है, वह जो भी अपना मूड है वो एक तरीके का उसे लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा दुख है, जो भी एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करता, अपने इंटरेस्ट है उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन मनिया में थोड़ा सा उल्टा चल रहा था, मनिया में वह बहुत ज़्यादा बातचीत करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है, और वह ज़्यादा खुश होता है, ज़्यादा वह एक्साइटेड होता है, ठीक है। और जब इन दोनों का संयोजन हो जाता है मीन्स डिप्रेसिव और मनिया, डिप्रेशन और मनिया दोनों अगर व्यक्ति में आ जाते हैं, तो वो जो नॉर्मल मूड होता है उस मूड को बोलेंगे बायोपोलर मूड डिसऑर्डर, ठीक है। और बायोपोलर मूड डिसऑर्डर वर अर्लियर रेफर टू एज मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, तो ये आप याद रखोगे कि भाई जो बायोपोलर मूड डिसऑर्डर है इसको मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से भी पहले जाना जाता था। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो। मूड डिसऑर्डर में हमने तीन चीज़ें पढ़ी, डिप्रेसिव, मनिया और बायोपोलर मूड डिसऑर्डर। और ये बायोपोलर देखो, बायो का मतलब दो, जब दो चीज़ें मिल रही हैं तो दो चीज़ें कौन सी मिल रही हैं इसमें, तो ये आप देख सकते हो कि एक तो डिप्रेसिव मिल रहा है, एक मनिया मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। होप की चीज़ें आपको जो विकार हैं वो काफ़ी समझ आए होंगे, पता चला होगा आपको काफ़ी चीज़ों का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे मैं इसी का एक मीन्स जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं इसी की क्वेश्चन की सीरीज़ भी लेकर के आऊँगा, लेकिन मुझे प्लीज़ ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर है इसकी हमें नीड है, ठीक है। तो आगे इसका हम एक जो कि क्वेश्चन की सीरीज़ है वो भी हम लेकर के आएंगे, और जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी है उसकी भी क्वेश्चन की सीरीज़ आगे हम लेकर के आएंगे, वो आपको देखने को मिल जाएगी। सो जहाँ तक हमारा टॉपिक था, ये थर्ड पार्ट है, जो कि 4th चैप्टर चल रहा था उसका थर्ड पार्ट है, वो हमने यहाँ तक का कवर कर दिया। आगे जो हम करेंगे, आगे हम इस टॉपिक से करने वाले हैं सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर से, ठीक है। सो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us.